नमस्कार, न्यूज़ बाय स्कोप पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। बीजेपी की तरफ से आज लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है, लेकिन इस लिस्ट में झारखंड की जो 3 सीटें बची हुई थी उस पर अभी उम्मीदवारों का नाम की घोषणा नहीं की गई है। वहीं बिहार में अभी उम्मीदवारों के नामों की भी घोषणा नहीं की गई है। लेकिन इन सब के बीच में जो 2 सीटें हैं उस पर हम आज चर्चा करेंगे। वैसे तो हम सभी सीटों पर चर्चा करेंगे, लेकिन जो 2 सीटें काफी हॉट मानी जाती है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो नितिन गडकरी को लेकर चर्चाएं चल रही थी, क्योंकि पहले लिस्ट में नितिन गडकरी का नाम नहीं था, लेकिन दूसरे लिस्ट में नितिन गडकरी का नाम सामने आया है। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार, जो कि सबसे हॉट सीट मानी जाती है, हरिद्वार, उसको लेकर भी चर्चा काफी तेज हो गई, क्योंकि वहां से जो पहले सांसद थे रमेश पोखरियाल निशंक, अब उनका पत्ता कटते हुए अब जो पूर्व वहां के मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनको अब टिकट देने की घोषणा कर दी गई। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी भी हैं, हम उनसे अब चर्चा करेंगे। राकेश रंजन जी, आज दूसरी लिस्ट जारी की गई है, लेकिन उसमें बिहार का नाम नहीं है। आज कहा जा रहा है कि जिस तरह से चिराग पासवान से बात बनी है, तो हो सकता है तीसरे लिस्ट में घोषणा कर दी जाए। लेकिन झारखंड की जो 3 सीटें थी उस पर भी अभी तक विचार विमर्श नहीं बन पाया है। आखिर क्यों? देखिए, बिहार की बात तो आपने बता ही दी कि चूंकि आज ही जाकर फाइनलाइज होने की खबर जैसी आ रही है और चिराग पासवान ने उसे लेकर जो है एक्स पर लिख पोस्ट भी किया है, तो अब जब अगली लिस्ट आती है तब आप उम्मीद करें कि वो बिहार के कैंडिडेट्स की घोषणा होगी। हालांकि जहां तक बीजेपी के कैंडिडेट्स की बात है, वो ऑलमोस्ट जो है बिहार के लिए फाइनल कर दी गई है। ज़्यादातर सीटें पर वो क्लियर है। जहां तक झारखंड की बात है तो देखिए, चतरा, गिरिडीह और धनबाद, ये 3 सीट जो है वो बची हुई हैं। और मुझे लगता है कि जब अगले फेज में जब बिहार के कैंडिडेट्स की घोषणा होगी तो उसी के साथ इन 3 सीटों पर भी जो है उम्मीदवार घोषित कर दिए जाएंगे। और मुझे लगता है कि एक सहयोगी दल आजसू के साथ बातचीत हो रही होगी, क्योंकि गिरिडीह सीट उन्हीं की थी, तो वो वहां लड़ना चाहेंगे। क्योंकि देखिए, धनबाद तो बीजेपी का गढ़ रहा है, और अगर आप 2019 के चुनाव की बात करें तो बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट जो है वो धनबाद में ही मिला था, और सबसे बड़े जीत का अंतर जो था वो भी धनबाद में ही था। और इसी तरह से चतरा भी 1 साइडेड विक्ट्री थी बीजेपी के लिए। तो ये तीनों सीटों में 2 तो बिल्कुल बीजेपी के गढ़ जैसी बात है, तो वो अपना समय ले रहे हैं। और गिरिडीह की सीट पर भी बड़ी अच्छी मार्जिन से जो है चंद्र प्रकाश चौधरी आजसू के जीते थे, और उन्होंने कद्दावर जगन्नाथ महतो को हराया था, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो को। तो ये 3 सीटें भी जो है आप कह सकते हैं कि एनडीए उस पर बहुत विश्वास करके चलती है कि हाँ, ये उनके पाले में आएगा। तो ये स्थिति है बिहार और झारखंड की। फिल वक्त आज की अगर हम बात करें तो जो सेकंड लिस्ट आई है उसमें 72 उम्मीदवारों की घोषणा जो है बीजेपी ने की है। 10 स्टेट की बात है, उसमें आए हैं। और जो सबसे प्रमुख नाम आपने बताया कि नितिन गडकरी जी का नागपुर से वो नाम आया है, और इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं थी। लेकिन ये भी बात है कि जब तक महाराष्ट्र में किसी उम्मीदवार की घोषणा नहीं होती है, नितिन गडकरी की उम्मीदवारी कैसे घोषित हो सकती थी? तो इस फेज में जब महाराष्ट्र से उम्मीदवार, अच्छा, महाराष्ट्र की बात हो रही है तो देखिए किस तरह से पूरा पेच फंसा हुआ था बिहार और महाराष्ट्र को लेकर। लेकिन एनडीए ने अपनी बड़ी बड़ी समझदारी से एनडीए ने देखिए आज महाराष्ट्र की कई सीटों पर घोषणा कर दी है। ये भी एक कह सकते हैं एनडीए ने बड़ी एक अच्छी उपलब्धि है कि देखिए सब कुछ सुलझा लिया, कि काफी चीजें काफी पेच फंसा हुआ था। या देखिए, ये चीजें तो हैं ही कि आपका गठबंधन कितना मजबूत है और उसमें समझदारी कितना है, और जो गठबंधन के सहयोगी हैं वो इस गठबंधन को कंटिन्यू करने के लिए कितना प्रयास करने जा रहे हैं अपनी तरफ से। अगर हम उसकी बात करें तो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी गठबंधन के लिए। और एनडीए के लिए देखिए, जो मुश्किल था वो महाराष्ट्र में था, और इसके अलावा बिहार है। ये 2 जो है बड़ा चैलेंज है एनडीए के लिए, क्योंकि यहाँ पर सहयोगी दलों की संख्या अधिक है और डिमांड भी उसी तरह की है। तो अगर ऐसी परिस्थिति में बीच का रास्ता निकल कर आता है और जब उम्मीदवारों की घोषणा शुरू हो जाती है, तो ये बताता है कि गठबंधन को इंटैक्ट रखने के लिए सभी दल जो हैं वो चाहते हैं और उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। और इसी कड़ी में महाराष्ट्र से जो है वो कैंडिडेट्स की घोषणा जो हुई है। और एक जैसा आपने नितिन गडकरी का नाम लिया, एक और बड़ी बात है कि पीयूष गोयल जो राज्यसभा में नेता हैं, उनको भी जो है मुंबई नॉर्थ से टिकट मिला है। तो ये बता रहा है कि बीजेपी का जो एक टारगेट है कि वो 370 सीटें अपने दम पर जीते,
तो उस दिशा में प्रयास करते हुए जो है वो बीजेपी की इस दूसरी लिस्ट को आप देखें तो लगता है कि उसी दिशा में बीजेपी अपनी कोशिशें तेज कर रही है और इसलिए जो कद्दावर नेता हैं उनको जो है टिकट दिया जा रहा है। इसी तरह से मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को इस्तीफा दिया और उसके बाद बुधवार को आज जब दूसरी लिस्ट आई है तो वो करनाल से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि इसके बारे में पहले से ही संभावनाएं जताई जा रही थी जब उन्होंने सीएम के पद से इस्तीफा दिया। और इसी के अलावा आप कर्नाटक में देखें तो पूर्व मुख्यमंत्री जो बसवराज बोम्मई हैं उनको भी जो है चुनाव लड़वाया जा रहा है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि बीजेपी की पूरी कोशिश है कि वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो सीटें जीतें। उत्तराखंड की आपने बात की, वहां से भी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट दिया गया है। तो बीजेपी की ये पूरी कोशिश है कि वो कहीं पर भी जो है अपने प्रयास में कमी न रखे। जो उसके कद्दावर नेता हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लोकसभा के चुनाव में लड़ाए। तो ये एक बड़ी बात है। और कुल मिलाकर आप देखें पहली लिस्ट में बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की घोषणा की थी और दूसरी लिस्ट में ये 72 उम्मीदवारों की घोषणा हुई है। हालांकि पहली लिस्ट में जो 195 हुई थी उसमें से पवन सिंह ने आसनसोल से जो है अपना नाम वापस ले लिया था, तो इनफैक्ट वो 194 रह गया और कुल मिलाकर 266 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार अब घोषित हो चुके हैं इन दो लिस्ट के जरिए। जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस का भी 2 लिस्ट आ चुका है और अगर आप जोड़ें तो पहले में 39 और दूसरे में 43, मतलब कि 82 सीटों पर ही कांग्रेस अपने उम्मीदवार घोषित कर सकी है। तो अभी तक ये स्थिति है। और कांग्रेस को सांसद नहीं मिल रहे, क्या सांसद प्रत्याशी? देखिए कांग्रेस के साथ परेशानी जो आती है वो ये आती है कि जो उनके बड़े नेता हैं वो बहुत इच्छा नहीं दर्शाते हैं कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ें। वजह क्या है ये तो वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन एक चीज तो ये देखने में आती है कि जो कांग्रेस के जो खास करके बड़े नेता होते हैं ज्यादातर वो राज्यसभा के जरिए जो है वो संसद में प्रवेश पाना चाहते हैं। हालांकि इस बार एक अच्छी बात यह है कि केसी वेणुगोपाल चुनाव लड़ रहे हैं, राहुल गांधी का भी नाम सामने आ गया है। तो ये नाम हैं जो कि कुछ बड़े नाम आप देख रहे हैं, लेकिन जो और भी उनके कद्दावर नेता हैं उनको भी सामने आना चाहिए और वो चुनाव लड़ने के लिए अगर सामने आते हैं तो उससे कार्यकर्ताओं का भी जो हौसला होता है वो भी बढ़ता है। और इसीलिए देखिए बीजेपी की कोशिश क्या है कि वो अपने बड़े नेताओं को उतारे। उससे क्या फर्क पड़ता है कि जो आपके कार्यकर्ता होते हैं वो मोबिलाइज हो जाते हैं, उनका उत्साह बढ़ जाता है और उसका असर आसपास की सीटों पर भी पड़ता है। इसलिए आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं, अमित शाह गांधीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं, नितिन गडकरी का नाम आ गया, राजनाथ सिंह चुनाव लड़ेंगे ही। तो सारे बड़े नाम आप देखते हैं, पीयूष गोयल जो कि राज्यसभा के नेता थे उनको लोकसभा में उतारे। ये आप देखिए ना किस तरह से पहले आप देखिए अभी पिछले साल जो है 5 राज्यों के चुनाव हुए उसमें भी तो उतार दिए गए थे। कई ऐसे मंत्रियों को उतार दिया कि नहीं भैया आप क्या नाम है आप विधायक का चुनाव लड़िए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ये चाह रही है कि उसे बस सीट चाहिए और वो जान रही है कि हमारे पास चेहरा है और हम हर चेहरे को इस बार मौका देंगे। अब चाहे विधायक बनाना पड़े, चाहे सांसद बनाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, बीजेपी का एक ही टारगेट है फिलहाल लोकसभा चुनाव में किसी तरह उसकी जो 400 का आंकड़ा है उसे पार करना चाह रही है। देखिए आप कहते हैं कि उन्हें किसी भी तरह से जीत चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको एक स्ट्रैटेजी भी बनानी पड़ती है और बीजेपी की स्ट्रैटेजी बहुत साफ है कि अगर मैं बड़े नेता को उतारता हूं, यही चीज विधानसभा के चुनाव में भी हुआ कि अगर मैं बड़े नेता को उतारता हूं तो उसका जो इम्पैक्ट होता है सिर्फ उसी क्षेत्र भर सीमित नहीं रहता है। अगर विधानसभा में है तो उसी विधानसभा क्षेत्र भर नहीं रहेगा और लोकसभा में है तो उसी लोकसभा क्षेत्र भर नहीं रहेगा। उसका जो असर होता है वो व्यापक होता है और आसपास की जो कंस्टिट्यूएंसी होती है उन पर भी असर डालता है। तो उनकी स्ट्रैटेजी बहुत साफ है, वो वहां पर भी उसका फायदा उठाना चाहते हैं। एक बड़े उम्मीदवार को उतार कर जो है वो सिर्फ एक जगह पर जो है अपना फायदा नहीं देखते, वो देखते हैं कि अगल बगल भी जो है उसका हमको फायदा मिलता है। तो ये उनकी स्ट्रैटेजी है, ये रणनीति है। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि जो विपक्ष के बड़े नेता हैं उनमें से ज्यादातर जो है वो चाहते हैं कि वो चुनाव से किनारे रहें, चुनाव लड़वाना चाहते हैं। जबकि विधानसभा के चुनाव में कैलाश विजयवर्गीय का आपको बयान याद होगा, वो बहुत इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन पार्टी ने उनसे कहा कि नहीं आपको चुनाव तो लड़ना पड़ेगा और वो लड़े। तो ये चीज जो है ये महत्वपूर्ण बात होती है
कि पार्टी जो है अपनी एक रणनीति बनाती है और उसे जो है एग्जीक्यूट करना चाहती है, ये महत्वपूर्ण होता है। और वो इस सेकंड लिस्ट में भी आप देखें तो जो बड़े नाम हैं उनको देखकर आपको लगेगा। और दूसरी तरफ दिल्ली में एक एक्सपेरिमेंट है कि मनोज तिवारी को छोड़ दें तो बाकी सारे नाम जो आज भी जो दो नाम घोषित हुए, हर्ष मल्होत्रा और योगेंद्र चंदोलिया का, तो ये जो दो नाम घोषित हुए सांसद नहीं थे, पिछली बार के सांसद नहीं थे, ये दोनों भी पहली बार टिकट पा रहे हैं। और आप देखें तो मनोज तिवारी को छोड़कर अब सभी वहां जो हैं वो नए हैं। तो एक मैसेज ये भी है कि हाँ ठीक है, जो युवा हैं हम उनको आगे कर रहे हैं और जो हाँ एक्सपीरियंस का लाभ लेना है वो भी बीजेपी जो अच्छा, है। एक छोटा सा सवाल है। देखिए यहाँ पर हम बात करें उत्तराखंड की, तो सबसे हॉट सीट मानी जाती है हरिद्वार। रमेश पोखरियाल निशंक कहा जा रहा है वहाँ पर रमेश पोखरियाल निशंक से, क्योंकि चूंकि हरिद्वार है, वहाँ पर बाबा की नगरी है, वहाँ पर मठ ज़्यादा है, वहाँ पर साधु संत ज़्यादा लोग रहते हैं, तो काफ़ी नाराज़ चल रहे थे रमेश पोखरियाल निशंक से। तो क्या इसको भी देखा गया है, इस चीज़ को भी भांपा गया, उसके बाद टिकट जो है वहाँ से त्रिवेंद्र सिंह रावत को दे दिया गया? क्योंकि भाई साधु संतों ने कहा जा रहा है कि कई बार शिकायत भी की गई थी कि ये आते नहीं हैं और क्षेत्र में भ्रमण भी नहीं करते हैं। तो क्या इसको देखकर भी, क्योंकि साधु संतों ने तो यहाँ तक डिमांड की थी कि हमारे बीच से एक प्रत्याशी को आप लीजिए, सांसद प्रत्याशी को लीजिए। देखिए, बीजेपी जब भी उम्मीदवार का फैसला लेती है तो वो बिल्कुल एक तरह से लेकर नहीं जाती है कि हाँ ये सेटिंग है तो हम इन्हें दे ही देंगे। उनका बाकायदा जो है ज़मीन पर एक सर्वे होता है और वो अलग अलग लेवल पर होता है और उसमें कार्यकर्ताओं की भी बात सुनी जाती है, जो उनके समर्थक हैं उनसे बातचीत की जाती है। तो एक प्रोसेस है और उसके तहत जब वो देखते हैं कि, क्योंकि वो देखते हैं कि जीतने की संभावना कितनी है, मतलब विनिंग प्रोबेबिलिटी जो है वो चेक की जाती है और जो लगता है कि ये जीत सकता है तो उसे टिकट मिलता है। और जब लगता है कि नहीं इसे लेकर कोई परेशानी हो सकती है तो वो बिल्कुल से ही विड्रॉ कर देते हैं। मतलब जरा सा भी शंका होती है तो वो विड्रॉ कर देते हैं कि भाई आप रहने दीजिए, अब हम किसी और प्रत्याशी को आप दिल्ली में देख लीजिए, दिल्ली इसका उदाहरण है। वहां पर मनोज तिवारी छोड़कर बाकी सभी के टिकट कट गए और नए चेहरों को टिकट दिया गया है। तो देखिए आज बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हुई जिसमें नितिन गडकरी का नाम जो रहा, इसको लेकर काफी कयास लगाए जा रहे थे। जब पहले लिस्ट में नितिन गडकरी का नाम नहीं था तो तमाम तरह के बातें उठी। जो विपक्ष था वो विपक्ष कह रहा था कि हम नितिन गडकरी हमारे साथ आ सकते हैं, हम उन्हें टिकट देंगे। देखिए बीजेपी उन्हें अनदेखा कर रही है, लेकिन दूसरे लिस्ट में नितिन गडकरी को टिकट देकर कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपनी मंशा फिलहाल साफ कर दी है। तो हमारे इस खास पेशकश में इतना, मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ बाय स्कोप। नमस्कार।